Mr. Matteo Renzi, former Prime Minister, Italy, Mr. Shivkumar Sundaran, CEO, Publishing, Bennett Coleman and Company, leaders of industries, global CEOs, editors of Economic Times, all present journalists, ladies and gentlemen. I will deliver my speech in Hindi, not in pure Hindi, but English. Hindi plus English is equal to English. सबसे पहले मैं द इकोनॉमिक टाइम्स की पूरी टीम और टाइम्स ग्रुप को बधाई देता हूं, जिन्होंने यह वर्ल्ड लीडर्स फोरम यहां आयोजित किया है। मुझे बताया गया है यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ग्लोबल बिजनेस लीडर्स और पॉलिसी मेकर्स एक मंच पर एक साथ आते हैं ताकि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ को बढ़ावा मिले। और इसके पीछे का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वह है ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करना। हमारे यहाँ कहा जाता है क्रीडवंतो विश्वमार्यम, जिसका अर्थ है लेट अस मेक दिस वर्ल्ड ए नोबल प्लेस टू लिव इन। इसलिए इस समिट की ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देने की भावना और प्रयास मैं मानता हूं कि न केवल प्रशंसनीय है बल्कि भारत के सिविलाइजेशनल वैल्यूज के अनुरूप है। साथियों, मुझे बतलाया गया है कि इस बार की थीम जो तय की गई है वह है नेक्स्ट ग्लोबल ऑर्डर, पावर, पर्पज एंड पार्टनरशिप। वसुधैव कुटुंबकम के विचार के साथ हमारे यहाँ एक जस्ट ग्लोबल ऑर्डर की कल्पना भी बहुत पहले ही की जा चुकी है। हमारे लिए यह कोई नई बात नहीं है। इस कल्पना में पावर का उद्देश्य कभी भी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना नहीं रहा है हमारे भारत में, बल्कि शांति, सद्भाव और सामूहिक समृद्धि सुनिश्चित करना, यह बराबर हमारा उद्देश्य रहा है। We have always envisioned a global order where power is guided by responsibility, purpose is rooted in the well-being of all, and partnership is the natural state of relations between nations. यानी जब शक्ति को जिम्मेदारी समझा जाता है तो उसका उद्देश्य सभी का कल्याण होता है और राष्ट्रों के बीच संबंध यह साझेदारी बन जाते हैं, यानी पार्टनरशिप बन जाते हैं। इंडियन इथोस डज नॉट सी ग्लोबल ऑर्डर एज ए कंटेस्ट फॉर द डोमिनेंस बट एज ए शेयर्ड जर्नी टुवर्ड्स हार्मनी, डिग्निटी एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ऑल। इन अवर ट्रेडिशन द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ इज नॉट इन द एबिलिटी टू कमांड बट इन द कैपेसिटी टू केयर, not in the pursuit of the narrow interest, but in the commitment to the global good. यानी हम सदियों से ही ग्लोबल ऑर्डर के पक्ष में रहे हैं। यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, जो कि जस्ट हो और साथ ही सभी के हित में हो। और आज के समय में इसमें एक और प्रायोरिटी आकर जुड़ गई है, और वह है कि हम ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें और उनका समाधान करें। लेकिन साथियों, हमें यह स्वीकार करना होगा कि कंटेम्प्रोरी ग्लोबल ऑर्डर ने जहां कुछ देशों को अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी दी है, वहीं विश्व की एक बड़ी आबादी को केवल इनइक्वलिटी, इनसिक्योरिटी एंड अनसर्टेनिटी भी दी है। साथियों, इस व्यवस्था ने कई संघर्षों को भी जन्म दिया है। क्लाइमेट चेंज जैसी गंभीर चुनौती खड़ी की और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स को और भी अधिक गंभीर बना दिया है। यानी यह व्यवस्था सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी और इंक्लूसिव ग्रोथ गढ़ने में सफल नहीं रही है, बल्कि मैं कहना चाहता हूं विफल रही है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम एक नए रूल्स बेस्ड ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण करें। रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर का हम निर्माण करें, यह आवश्यक है। एक ऐसा ग्लोबल ऑर्डर जहां इक्वलिटी हो, समानता हो, सभी के लिए समान अवसर हो, कॉन्फ्लिक्ट्स की जगह कोऑपरेशन हो और कंपटीशन की जगह कोलैबोरेशन हो।
साथियों, मुझे लगता है कि ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण करना केवल भारत के नेतृत्व में ही किया जा सकता है। भारत की नेतृत्व क्षमता में मेरे इस विश्वास के 3 कारण हैं। पहला कारण है हमारा वैल्यू सिस्टम। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली फॉर अस। हम लोगों के पूरा विश्व ही एक परिवार है। मैं यहाँ पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा कही जाने वाली कुछ लाइंस को कोट करना चाहता हूँ। डॉक्टर कलाम कहते थे, वेयर देयर इज राइटियसनेस इन द हार्ट, देयर इज ए ब्यूटी इन द कैरेक्टर। व्हेन देयर इज ए ब्यूटी इन द कैरेक्टर, देयर इज हार्मनी इन द होम। व्हेन देयर इज ए हार्मनी इन द होम, देयर इज ए ऑर्डर इन द नेशन। When there is order in the nation, there is a peace in the world. इसलिए मैं मानता हूं कि नए वर्ल्ड ऑर्डर में यदि भारत के मूल्यों की नींव होगी तो उसका स्ट्रक्चर ह्यूमन होगा, जस्ट और इंक्लूसिव होगा। दूसरा कारण है कि भारत की ग्लोबल इकॉनमी को लीड करने की तेजी से बढ़ती हुई क्षमता। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, इसे सबको स्वीकार करना ही पड़ रहा है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया है और तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने की ओर तेजी के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। 2024-25 में भारत की GDP ग्रोथ 6.5% रही है। ग्लोबल इकॉनमी में मौजूद कई सारे चैलेंजेस के बावजूद भारत में डोमेस्टिक डिमांड में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले डिकेड में हमारे एक्सपोर्ट्स में 76% की वृद्धि हुई है, जिसमें इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहा है। सर्विस एक्सपोर्ट्स 2 गुने से भी ज़्यादा हो गया है और पिछले 10 साल में रेट ऑफ इन्फ्लेशन की दर भी घटी है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जगदीश भगवती जी ने अभी हाल ही में कहा था कि पहले विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक भारत को बताता था कि उसे क्या करना है, लेकिन अब भारत विश्व बैंक को बताता है कि उसे क्या करना है। यह स्टेटमेंट पिछले 11 सालों में भारत को एक डिपेंडेंट इकोनॉमी से सेल्फ रिलायंट और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक पावर हाउस बनने की यात्रा को दर्शाता है। साथियों, आज जब बहुत सारे देश ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन से काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं, भारत ग्लोबल सप्लाई चेन्स को मजबूत कर सकता है। भारत के अंदर वह क्षमता है। आज दुनिया के बड़े देश चाइना प्लस की बात करते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं कि यह काम भारत के अलावा और कौन सा देश कर सकता हो। मैं मानता हूं बहुत सोच समझ कर यदि आप जवाब देंगे तो कहेंगे केवल और केवल भारत कर सकता है। इसलिए जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो वह मात्र इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी नहीं है, बल्कि उसके पीछे ग्लोबल गुड की भावना है। उसके पीछे दुनिया की एक रोबस्ट सप्लाई चेन देने की भावना है। भारत की क्षमता में मेरे विश्वास का जो तीसरा कारण है वह है भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, जिसमें लगभग 65% लोग 35 ईयर्स की कम आयु के हैं। हमारी सरकार ने इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को न सिर्फ पहचाना है बल्कि निरंतर उसे मजबूत करने का काम किया है। एक नए आत्मविश्वास से भरपूर हमारे युवा विज्ञान से लेकर खेल जगत में अपनी पहचान बना रहे हैं। उनकी क्षमता और प्रतिभा के अनुरूप अवसर तेजी से बनाए जा रहे हैं। वहीं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सरकार ने एक कंडूसिव एनवायरनमेंट भी तैयार किया हुआ है। भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। और आज तो आप जानते हैं कि भारत में
more than 100 यूनिकॉर्न्स खड़े हो गए। साथियों, इन 3 कारणों के अलावा भी कई अन्य कारण भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये 3 कारण अपने आप में भारत को एक नए ग्लोबल ऑर्डर को नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता प्रदान करते हैं। साथियों, आज भारत को लेकर पूरी दुनिया में एक उम्मीद बनी है, और केवल उम्मीद ही नहीं बनी है बल्कि एक विश्वास का भाव, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर पैदा हुआ है। यह सब इसलिए भी संभव हुआ है क्योंकि सरकार की इंटेंशन, सरकार की नीयत साफ है और हमारी नीति देश के हित में है। हमारी सरकार ने ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी विशेष बल दिया है। हमने करीब 1500 पुराने पड़ चुके कानूनों को समाप्त किया है एक झटके में। हमने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भी लॉन्च की है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब बनाए जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम भी लॉन्च की गई है और मेड इन इंडिया को बढ़ावा दिया गया है। यही कारण है कि आज भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अपनी पहचान स्वाभाविक रूप से बना रहा है। साथियों, आज के समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी काफ़ी बदलाव तेजी से हो रहा है। भारत भी इस सेक्टर में तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। सरकार ने देश की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के लिए इंडिया AI मिशन भी प्रारंभ किया है, जिसके तहत ऐसे मॉडल विकसित किए जाएंगे जो भारत की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, और हम चाहते हैं कि भारत ग्लोबल AI हब बने और बनेगा। यह हमारी गवर्नमेंट का पक्का विश्वास है। साथियों, हमारी सरकार ने मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को भी आगे बढ़ाया है, और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में कहा है, आपने सुना होगा, इसी वर्ष के अंत तक भारत की बनी हुई, भारत के लोगों के द्वारा बनाई हुई मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर बाजार में आ जाएगी। साथियों, आज जब दुनिया टेक्नोलॉजी डिसरप्शन के दौर से गुजर रही है, तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हम सिक्योर, इनक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ के पाथवेज कैसे गढ़ें। यह केवल इकोनॉमिक स्ट्रेटजी से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी और उसके वेलफेयर से भी जुड़ा हुआ यह सब्जेक्ट है। साथियों, भारत के एंशिएंट कल्चर और ट्रेडिशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को महत्व दिया गया है। हमारी स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन में यह सोच बहुत ही डीपली इम्बीडेड है कि मानव और प्रकृति, ह्यूमन और नेचर, यह अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से गहराई के साथ जुड़े हुए हैं। अथर्ववेद का एक पृथ्वी सूक्त है। अथर्ववेद हमारा वेद है। वह पृथ्वी सूक्त पृथ्वी को एक पोषण देने वाली मां के रूप में देखता है और उसकी रक्षा तथा सम्मान का आह्वान करता है। यह फिलॉसफी आज भी हमें यह याद दिलाती है कि क्लाइमेट चेंज और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जैसी चुनौतियों का समाधान केवल टेक्नोलॉजी से नहीं है, बल्कि सिविलाइजेशनल इथोस से ही संभव है, जिसमें नेचर को सेक्रेड माना जाता है। साथियों, हम एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं। आज रिन्यूएबल एनर्जी में भारत ने 200 गीगावाट से अधिक की क्षमता स्थापित कर ली है और 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित कर रखा है। भारत ने ग्लोबल लीडरशिप दिखाते हुए इंटरनेशनल सोलर मिशन भी स्थापित किया है। हमने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे सभी अचीवमेंट्स और गोल्स सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा स्वाभाविक रूप से तय कर रहे हैं। साथियों, भारत में सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स लंबे समय से पेंडिंग थे। हमारी सरकार ने उसको पूरा करने का कार्य शुरू कर दिया है। चाहे GST जैसा बड़ा टैक्स रिफॉर्म हो या क्रिमिनल लॉज का रिफॉर्म हो, हमारी सरकार ने इस तरह के अनेक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं। इसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर
लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीएसटी में टैक्स रेट्स को रिकैलिब्रेट करने की बात कही है। मैं समझता हूं कि सिर्फ इस रिफॉर्म से भारत की ग्रोथ रेट को एक अच्छा पुश मिलेगा। साथियों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर हम स्पेशल फोकस कर रहे हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ने हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नई ऊर्जा दी है। इससे बड़े पैमाने पर इसमें इन्वेस्टमेंट आया है और लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। आज भारत की बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी, यंग वर्कफोर्स और फेवरेबल पॉलिसीज के साथ मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का नेतृत्व करने का अवसर पहले से कहीं बड़ा है। मैं भारत का रक्षा मंत्री हूं, डिफेंस मिनिस्टर, और जो काम डिफेंस सेक्टर में पिछले कुछ वर्षों में किया गया है उसकी भी चर्चा करना मैं आवश्यक समझता हूं। पहले हम अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को, रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर थे, लेकिन आज मैं एक सेंस ऑफ प्राइड के साथ इस बात को मैं कह सकता हूं कि भारत डिफेंस के मामले में बड़ी तेजी से सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहा है। और इतना ही नहीं, भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहा है। आज भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2014 की तुलना में 35 टाइम्स बढ़ चुका है। 2013-14 में भारत से होने वाला डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 686 करोड़ का था, वह आज 24-25 में बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 24,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। करीब 100 कंट्रीज को हमारे देश में बने डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। हमारा यह टारगेट है कि इस साल हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30,000 करोड़ रुपए और साल 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए। यह टारगेट इस बार अपने सेकंड टेन्योर में मैंने 2024 की जुलाई में ही अपने ऑफिसर्स को हमने दिया है कि हम 29 तक 50,000 करोड़ तक अपना एक्सपोर्ट ले जाना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, मैं कॉन्फिडेंट हूं, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट बट फुल्ली कॉन्फिडेंट, हम इस टारगेट को अचीव करने में कामयाब होंगे। साथियों, भारत के डिफेंस सेक्टर में 2014 के बाद से कई अन्य रिमार्केबल चेंजेस भी हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूती देना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से रहा है। पिछले 11 वर्षों में देश का डिफेंस बजट 2013-14 में 2,53,000 अप्रॉक्सीमेटली करोड़ हुआ करता था, वह बढ़कर 3 टाइम्स बढ़ा है और बढ़कर आज 6,21,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली पहुंच गया है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो यह डिफेंस बजट और भी बढ़ने वाला है। डिफेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर में सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा 5 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की गई है। इनमें शामिल डिफेंस इक्विपमेंट, वेपन सिस्टम और प्लेटफॉर्म्स की कुल संख्या 509 है। इनका प्रोडक्शन अब अनिवार्य रूप से भारत की धरती पर किया जाएगा। कोशिश होगी कि भारतवासियों के हाथों से किया जाए। ठीक इसी प्रकार हमारी डीपीएसयूज द्वारा भी 5 लिस्ट जारी की गई है और इनमें शामिल स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट LRUs यानी लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स, सब सिस्टम्स, स्पेयर्स एंड कंपोनेंट्स समेत कुल आइटम्स की संख्या 5012 है। यह भारत में तैयार होंगे, भारत की धरती पर तैयार होंगे, भारतवासियों के हाथों से तैयार होंगे। हम बेहद मजबूती के साथ बहुत प्लान्ड वे में आत्मनिर्भर और मजबूत डिफेंस सेक्टर बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट करने के लिए डिफेंस बजट का 75% डोमेस्टिक कंपनी से प्रोक्योरमेंट करने के लिए रिजर्व किया हुआ है और यह डोमेस्टिक कंपनीज को प्रमोट करने की दिशा में मैं समझता हूं कि हमारा ये बहुत ही
एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसलिए ही जहां 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन लगभग 40,000 करोड़ रुपए था, वहीं आज हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन 1,50,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर चुका है। साथियों, इस साल हमारा टारगेट है कि हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.60 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाए, मगर यदि ट्रेंड सेट हुआ है उसको देखते हुए, इस समय जो ट्रेंड सेट हुआ है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि हमारा डिफेंस प्रोडक्शन इस फिस्कल ईयर में करीब 2 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। साथियों, जो मैं डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस की बात कर रहा हूं, तो उसके कई मायने हैं। किसी भी देश की प्रोग्रेस उसकी सुरक्षा से सीधी जुड़ी होती है। यानी हमारा देश प्रोग्रेस करे, इसके लिए आवश्यक है कि हम हर ओर से अपने को सिक्योर्ड महसूस करें, सुरक्षित महसूस करें। पर अगर हमारी सुरक्षा खुद दूसरों के हाथों में हो, हम बाहर से इंपोर्टेड डिफेंस इक्विपमेंट पर ही निर्भर हों, तो ऐसी सुरक्षा पर कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से सवालिया निशान लग जाता है। इसलिए हमारे लिए जरूरी रहा है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं आगे आएं और इस देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को बनाने और बढ़ाने में इन्वेस्ट करें। साथियों, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि रक्षा क्षेत्र में जैसे ही आत्मनिर्भरता की बात आती है, हमारा दिमाग सीधे इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड और क्वालिटी पर भी पहुंच जाता है। स्वाभाविक है, मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं। पर मैं यहाँ आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, विनम्रता के पूर्वक कहना चाहूँगा कि फॉरेन कंपनीज के इक्विपमेंट्स की जिस क्वालिटी से हम प्रभावित होते हैं, वह क्वालिटी एक दिन में नहीं बनी है, उसमें भी बड़ा समय लगा है और उन्हें अपने देश का बराबर सपोर्ट मिला है। हमारे HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ही उदाहरण लीजिए, इसने भी पहले दिन ही तेजस का निर्माण नहीं कर लिया, पर हमारे समर्थन और हमारी आर्म्ड फोर्सेस के बढ़ते भरोसे ने HAL को तेजस के निर्माण की ओर आगे बढ़ने की एक एनर्जी दी है, एक ऊर्जा प्रदान की है। और मुझे जानकर ये खुशी, आपको यह जानकर खुशी होगी साथियों, कि अभी कुछ ही दिन पहले हमने HAL को करीब 66,000 करोड़ रुपए की लागत से 97 तेजस फाइटर प्लेन्स बनाने का नया ऑर्डर दे दिया है। और इसके पहले भी HAL को 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 एयरक्राफ्ट बनाने का भी ऑर्डर दिया गया था। हमारा तेजस एयरक्राफ्ट भारत की इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज़ का एक शानदार उदाहरण बनने वाला है, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमें इस काम में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा है, मगर हमने तय किया है कि हर समस्या का समाधान निकालेंगे और भारत में फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की पूरी कैपेबिलिटी निश्चित रूप से हम खड़ी करेंगे। आज हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में भी आगे कदम बढ़ा चुके हैं। हम एयरक्राफ्ट का इंजन भी भारत में ही बनाने की तरफ बढ़ चुके हैं। हम लोग फ्रेंच कंपनी शेफ्रॉन के साथ इंजन मेकिंग का काम भारत में शुरू करने जा रहे हैं। हम प्राइवेट सेक्टर को एक सुटेबल ग्रोथ एनवायरनमेंट प्रदान कर रहे हैं। इसके अनुसार हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से फाइटर्स प्लेन्स, हेलीकॉप्टर, टैंक और सबमरीन सहित मेगा डिफेंस प्रोग्राम के निर्माण के अवसर खोले हैं, जो आने वाले वर्षों में हमारी प्राइवेट कंपनीज को ग्लोबल जायंट्स बनाने में भी वो मदद करेंगे। साथियों, हमें अच्छी तरह समझते हैं, प्राइवेट सेक्टर में डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट को स्थापित करने में स्वाभाविक रूप से समय लगेगा। इस प्रोसेस को बढ़ावा देने के लिए हमने DRDO के माध्यम से फ्री ऑफ कास्ट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अवसर खोल दिए हैं और यह डिफेंस टेक्नोलॉजी सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में हमारी सरकार ने 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए हैं, जहां आज लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एक कॉरिडोर हमारे रक्षा उद्योग के लिए ग्रोथ ड्राइवर्स के रूप में काम करना शुरू कर चुके हैं। साथियों, आज की फास्ट इवॉल्विंग ग्लोबल सिनेरियो में मैन्युफैक्चरिंग यह तभी कामयाब हो सकता है जब हम इनोवेशन
और इंटरप्राइज के बीच एक सिनर्जेटिक रिलेशनशिप स्थापित करने में सक्षम हों। रक्षा में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सलेंस, जिसे आईडेक्स के नाम से पुकारते हैं, इसकी शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य था डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए एक इकोसिस्टम का निर्माण करना। साथियों, प्रारंभ से ही फॉरेन टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। भारत सरकार ने नए डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंस की मांग करने वाली कंपनियों के लिए ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से डिफेंस सेक्टर में 74% तक और गवर्नमेंट रूट द्वारा 100% तक EFDI को बढ़ाया है। और मुझे ये कहते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारी आर्म फोर्सेज ने आत्मनिर्भरता के प्रयास को पूरे जोश खरोश के साथ अपना समर्थन दिया है और इन सभी उपायों के परिणाम स्वरूप इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री को दिए जा रहे कॉन्ट्रैक्ट की संख्या में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। साथियों, जो हम सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो हम सिर्फ भारतीय कंपनियों की बात नहीं करते हैं। दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनी है उन सबके लिए भी आज मौका है कि भारत में आएं, भारत में इन्वेस्ट करें, यहाँ डिफेंस इक्विपमेंट के को प्रोडक्शन का पूरा अवसर है। हमारे सामने एयरबस का उदाहरण है। आज वे भारत में ही टाटा एरोस्पेस के साथ C-295 जहाज बना रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि चैलेंजेज नहीं है, मगर इन चैलेंजेज को ओवरकम करने के लिए एक स्ट्रांग विल पावर हमारी गवर्नमेंट में मौजूद है। यह बात तो मैं विश्वास के साथ कह ही सकता हूं। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू अपील टू ऑल फॉरेन कंपनीज and investors to come and invest in India's vibrant defense manufacturing ecosystem. We will provide you with all the necessary clearances and offer hand-holding support. Our Make in India is not limited to India only. When you make in India, you will make for the world. साथियों, भारत की सोच डेवलपमेंट और पीस ओरिएंटेड है। हमारे लिए डेवलपमेंट इन आइसोलेशन नहीं है, बल्कि कलेक्टिव डेवलपमेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत के लिए। मगर दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो इस पॉलिटिकल सोच के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। उनके लिए डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी से नहीं है, बल्कि कन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं एक दो बातों को यहाँ पर रखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं उस स्टेटमेंट पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा जो हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया इज ए शाइनिंग मर्सिडीज कमिंग ऑन ए हाईवे लाइक फेरारी। इंडिया इज ए शाइनिंग मर्सिडीज कमिंग ऑन ए हाईवे लाइक ए फेरारी, but we are a dump truck full of gravel. If the truck hits the car, who is going to be the loser? यानी भारत की इकॉनमी हाईवे पर दौड़ती हुई मर्सिडीज और फेरारी जैसी है। उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और पाकिस्तान की इकॉनमी एक मलबे से भरी डंप ट्रक जैसी है। तो अगर दोनों टकराएंगे तो देखिए किसकी क्या हालत होगी। अब इसका जवाब तो आप लोग जानते हैं। साथियों, अब इस बयान पर पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया में असीम मुनीर को खूब ट्रोल किया गया। सबने यही कहा कि अगर दो देश एक साथ आज़ाद हुए और एक देश ने कड़ी मेहनत, सही नीतियों और दूरदृष्टि से फेरारी जैसी अर्थव्यवस्था बनाई और दूसरा अभी भी डंपर की स्थिति में है, तो यह उनकी अपनी नाकामी है। मैं असीम मुनीर के इस बयान को एक कन्फेशन के रूप में मैं मानता हूं, देखता हूं। मैं उनके इस बयान को केवल ट्रोल मटेरियल नहीं मानता। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी स्टेट को कौन रन करता है। इस गंभीर चेतावनी के पीछे जो ऐतिहासिक संकेत है, यदि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया
वे हमारे लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। और हाँ, यदि हम इस पर ध्यान देंगे और इस पर तैयारी करेंगे तो इस तरह की चेतावनियों का करारा जवाब देने में भारत सक्षम है। साथियों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने जाने अनजाने में एक ऐसी कबीलाई और लुटेरी मानसिकता की तरफ इशारा किया है जिसका शिकार पाकिस्तान अपने जन्म से रहा है। वह मानसिकता यह मानकर चलती है कि आप रिच हैं, आप मॉडर्न हैं, आपके यहाँ महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, आप चांद पर पहुंच गए हैं, आप आर्थिक विकास कर रहे हैं, इसलिए आपका ध्यान डेवलपमेंट पर है बजाय इसके कि युद्ध लड़ने पर। माने हम डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहे हैं, युद्ध लड़ने पर नहीं। आपके उदार चरित्र और आपके उदार समाज के चलते आपकी सैन्य परंपरा और आपका लड़ाकू जज्बा कमजोर पड़ गया है, वो मानते हैं। वह लुटेरी मानसिकता यह मानकर चलती है कि शायद हम वार के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए उतने तैयार नहीं होंगे और हमारी लड़ने की ताकत और इच्छा शक्ति यह दोनों कमजोर पड़ गई है। मुझे ऐसा लगता है साथियों कि हमें पाकिस्तानी सेना की इस भ्रम को तोड़ना होगा। ऑपरेशन सिंदूर के चलते तो वैसे उनके मन में यह भ्रम उत्पन्न होना भी नहीं चाहिए था। कैसे हो गया यह ऊपर वाला जाने, पर हमें यह इंश्योर करना होगा कि भारत की प्रॉस्पेरिटी, हमारी संस्कृति और हमारी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ हमारी रक्षा क्षमता, डिफेंस कैपेबिलिटीज और अपने राष्ट्रीय सम्मान के लिए लड़ने की भावना भी हमारी उतनी ही सशक्त बनी रहे और बनी रहेगी। हमें यह इंश्योर करना होगा कि हमारी सभ्यता में, हमारे राष्ट्र में वो फाइटिंग स्पिरिट भी जिंदा रहे। और मैं डिफेंस मिनिस्टर के नाते कहना चाहता हूं वो जिंदा है और जिंदा रहेगी। साथियों, इसलिए जब हम अपने बच्चों को यानी अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को साइंस, मैथमेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम फिजिक्स और स्पेस रिसर्च में आगे बढ़ाते हैं, उनको इन विषयों की शिक्षा देते हैं, तो साथ ही यह भी आवश्यक है कि हर नागरिक, हर विद्यार्थी के भीतर राष्ट्र की रक्षा का भी संकल्प यह जीवित रहे। हमारे युवा केवल वैज्ञानिक ही न बने बल्कि योद्धा वाली मानसिकता भी रखें, जो उनके निजी जीवन में आगे बढ़ने में तो सहायक होगी ही, साथ ही साथ समाज और देश की सुरक्षा के लिए भी यह आवश्यक होगा। साथियों, जब देश की सुरक्षा व्यवस्था पर आंच आती है तो निश्चित तौर पर देश का डेवलपमेंट पीछे जाता है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है, देश के नागरिकों के जान माल को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए मेरा मानना यह है कि डिफेंस पर किया गया एक्सपेंडिचर इस तरह के जो लॉसेज हैं, नुकसान हैं, उनको एवॉइड करता है। अगर आपकी रक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तो कोई भी शत्रु, कोई भी विरोधी आपकी प्रॉस्पेरिटी पर आंख उठाकर नहीं देखेगा, उसे टारगेट करने की कोशिश नहीं करेगा। इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों के साथ कहना चाहूँगा कि डिफेंस एक्सपेंडिचर इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डिफेंस एक्सपेंडिचर इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। आई रिपीट, डिफेंस एक्सपेंडिचर इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। यह तो रही पहली बात जो मैंने आपके सामने रखी। साथियों, मैं अब दूसरी बात पर आता हूँ। हम सब देख रहे हैं कि आजकल कई देशों में इमिग्रेशन को लेकर एक नेगेटिव सेंटिमेंट पैदा हो रहा है। कई देशों में ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए वीज़ा नियम कठोर हो रहे हैं, जिससे हमारे भारतीय छात्रों और कामकाजी लोगों को कठिनाइयां झेलनी पड़ सकती हैं। सतही तौर पर तो यह हमारे लिए एक चैलेंज दिखता है, लेकिन मेरा मानना है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। आज हमारे लाखों विद्यार्थी, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और प्रोफेशनल्स दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं। यदि अन्य देशों में इमिग्रेशन को लेकर माहौल कठिन होता है तो हमें इस टैलेंट को भारत में वापस लाने की रणनीति बनानी चाहिए। अब बनाएंगे,
हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़, IITs, IIMs, IISERs, R&D लैब्स, कंपनीज और थिंक टैंक्स में ऐसी जगह, ऐसे अवसर और एकेडमिक फ्रीडम उपलब्ध कराने होंगे ताकि वह टैलेंट भारत में आकर अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। साथियों, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स, डीन्स और प्रोफेसर्स से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम क्या ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस कर सकते हैं, हम ऐसे क्या इंसेंटिव दे सकते हैं कि दुनिया भर में फैला हुआ हमारा इंडियन टैलेंट हमारे पास हमारे लिए काम करने के लिए आए। क्या हम ऐसी कोई व्यवस्था कर सकते हैं कि हमारा इंडियन टैलेंट जो बाहर के देशों में काम कर रहा है, अगर उसे वहाँ कोई असुविधा हो तो किसी और दूसरे देश में या दूसरी कंपनी में जाने के बजाय वो हमारे देश में आए। उससे हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन इकोसिस्टम को जो सडन बूस्ट मिलेगा वह कहीं न कहीं हमें और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। साथियों, यह समय है कि हम चैलेंज से चिंतित होने की बजाय अपॉर्चुनिटी देखें। तभी आने वाले वर्षों में हम सभी मिलकर भारत को सिर्फ टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी क्रिएटर और इस सेक्टर में ग्लोबल लीडर बना सकते हैं। साथियों, इंडियन इकोनॉमी की जिस रैपिड रेल के हम सब सहयात्री हैं, माने रैपिड रेल के हम जो को पैसेंजर्स हैं, उसके अगले स्टेशंस ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और खुशियों के हैं। दरवाजे दोनों साइड खुलेंगे, इसलिए यह सही समय है भारत की इकोनॉमिक जर्नी से जुड़ने का। साथियों, आज के समय में दुनिया के कई हिस्सों में कन्फ्लिक्ट जारी है। एक बड़ी आबादी के लिए आज की दुनिया एक असुरक्षित जगह बन गई है। नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं। महामारी जैसे संकट कॉम्प्रिहेंसिव और कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट के मिशन को कमजोर करते हैं। साथ ही जब ये संकट ओवरलैप करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स और भी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। साथियों, इन सभी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए बेहद ज़रूरी है कि भारत एक लीडरशिप रोल में हो, और भारत का लीडरशिप रोल में होना पूरी दुनिया के लिए काफ़ी यह मददगार साबित हो सकता है। इसलिए मैं मानता हूं कि न्यू ग्लोबल ऑर्डर में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। मैं यहाँ बैठे सभी लोगों को मैक्स मूलर की कही एक बात यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ। मैक्स मूलर ने कहा था कि अगर मुझसे पूछा जाए कि किस देश के लोगों ने अपनी प्रतिभाओं का सबसे अधिक विकास किया है, जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर सबसे गहराई में जाकर विचार किया है और उनके समाधान खोजे हैं, तो मैं भारत की ओर इशारा करूंगा। यह मैक्स मूलर ने कहा है। इसलिए मैं मानता हूं कि सिक्योर, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ का समाधान भारत से ही निकलेगा। यह मेरा अडिग विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना मैं निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।